छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की कई छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। कांग्रेस और राज्य सरकार लगातार इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरती नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई थमेगी या नहीं। ईडी और आईटी की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ईडी और आईटी छत्तीसगढ़ में आई नहीं है, बल्कि स्थायी रूप से आके बैठ गई हैं और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उन सब के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। जहाँ जहाँ करप्शन है वहाँ वहाँ ईडी जाएगा, जहाँ गुड़ है वहीं मक्खी आएगी। यहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन है, इसलिए आई है नहीं, स्थायी रूप से बैठी हुई है। अभी तो कार्रवाई शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए कोई बच नहीं पाएगा। ये जितने लोग अभी कंबल ओढ़ के बैठे हैं ना, जो करप्शन में उस कोयले की दलाली में जिनके हाथ और चेहरे रंगे हुए हैं, कोई बचेगा नहीं। छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की छापेमारी तक तो ठीक है, बात कार्रवाई के दौरान हो रही परेशानियों की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में हो रही कार्रवाइयों पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने तो ये तक आरोप लगाए हैं कि सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में सेंट्रिक एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीएम ने इस पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के नान घोटाले की जांच को भी समर्थन करना चाहिए। मतलब जो जानकारी आ रही है, किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी खाना देते हैं तो पानी नहीं देते और रात भर जगा कर रखते हैं, देर रात तक के छोड़ते हैं, कई रात तक के सोने नहीं देते, राड से पिटाई हो रही है, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को बैठने नहीं देते, बुजुर्ग आदमी उसको बैठने नहीं देते, तुम खड़े रहो तो बोले मुझे तकलीफ़ होती है और आखिर में उसको पैरालिटिक अटैक भी आया। तो ये अमानवीय कृत्य है ना, ये इसकी इजाज़त तो मैं नहीं समझता कि कोई सरकार या कोई न्यायालय इसको देगी। लेकिन इस प्रकार से अपनी सीमाओं से बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। डॉक्टर रमन सिंह जी को यदि ईडी और सीबीआई के कार्रवाई पे इतना ही भरोसा है तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला जो उनके सरकार के समय हुआ, नान घोटाला, जिसमें सीएम मैडम सहित तमाम लोगों की संलिप्तता है, उस नान घोटाला की ईडी से जांच की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते हैं? छत्तीसगढ़ प्रदेश इन दिनों ईडी आईटी का गढ़ बना हुआ है और इन विभागों की कार्रवाइयों पर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब क्या होगा इन राजनीतिक बयानबाजी का, ये आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है ईडी की कार्रवाई। सियासत गरमाई। क्या छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की कार्रवाई बढ़ने वाली है? क्या अभी और लोग हैं जो ईडी की जद में आने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग आए दिन ईडी और आईटी की कार्रवाई की खबरें आती रहती है। ऊपर से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के एक नए बयान ने इन सवालों को नई हवा दे दी है। तो चर्चा आज करेंगे इसी विषय पर। पहले मिल लीजिए उन मेहमानों से जो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय साहू जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक के तौर पर राम अवतार तिवारी जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का, पैनलिस्ट का स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अजय जी आज आपसे मैं करूंगा, क्योंकि सत्ता में इस वक्त छत्तीसगढ़ की सत्ता में आपकी पार्टी है। इसके पहले भी हमने देखा समय समय पर कई दफा ईडी और आईटी की कार्रवाइयां हुई है, जिसको लेकर कई सवालिया निशान भी खड़े हुए हैं। और बीते दिनों तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की थी एक तरह से। आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और यहां पर जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्या इसके पीछे एजेंडा लग रहा है? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है, वो जब राजनीतिक रूप से किसी से लड़ नहीं सकती है तो वहां पर केंद्रीय एजेंसियां आईटी, ईडी और सीबीआई जो केंद्र सरकार के 3 जमाई हैं, उनको ये भेजने का काम करती है और वही चीज यहाँ हो रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ईडी यहाँ पर आकर के परमानेंटली बैठ गई है, कोई बचेगा नहीं। तो डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में इनके जो घर का पता था रमन मेडिकल स्टोर कवर्धा का, वहां पर एक अभिषेक सिंह नाम के व्यक्ति को भारत में पैसा रखने की जगह नहीं मिली, तो उसने वर्जिन आइलैंड में खाता खुलवाया, पनामा पेपर्स में नाम आया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इसी पनामा पेपर के आरोप में इस्तीफा हो जाता है। लेकिन केंद्र की सरकार
और डॉक्टर रमन सिंह जी के घर का अगर पते का दुरुपयोग हुआ है तो उसकी जांच ईडी क्यों नहीं करती है, आईटी क्यों नहीं करती है, सीबीआई क्यों नहीं करती है। इसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो नेता थे मुकुल राय, शारदा चिटफंड घोटाले में उनका नाम आता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद वो सफेद पोस्ट बन जाते हैं, सारी चीजों से उनको क्लीन चिट मिल जाती है। हमारा विरोध इसी बात का है। ये वही ईडी और आईटी है जो महाराष्ट्र में लगातार जाया करती थी, वहां पर 10-10 ग्राम गांजा किसके घर में है वो ढूंढा करती थी, लोगों को परेशान किया करती थी। वहां की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार जब गिर जाती है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बन जाती है, इनके नेता वहां पे उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सारे लोग बेदाग हो जाते हैं। हमारी लड़ाई यही है। ईडी की कार्रवाई से किसी को शिकायत नहीं है, लेकिन ईडी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, ईडी का जिस तरीके से राजनीतिक उपयोग हो रहा है, हमारा विरोध इस चीज का है। ईडी लोगों को बुला करके मुर्गा बनाती है, मारपीट करती है, लोगों के शरीर में नुकसान हो रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को बैठने नहीं दिया जा रहा है। हमारा विरोध इन चीजों से है। भ्रष्टाचारी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, हमारी सरकार का भी संकल्प है, लेकिन जो तरीके केंद्र की ये मोदी सरकार अपना रही है, हमारा विरोध इस चीज का है। हम ईडी, आईटी, सीबीआई की इस तरीके की कार्रवाई का घोर विरोध करते हैं। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। श्रीचंद जी, मैं चाहूंगा सुंदरानी जी आप जरा जवाब दें। उनका, अजय जी का कहना है कि कार्रवाई से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह टारगेटेड वे में जिस तरह पार्टी जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, और दूसरा लोगों को परेशान किया जा रहा है। कार्रवाई से कोई समस्या नहीं, और भी दूसरे मसले हैं। नान घोटाले की जांच होना चाहिए, इस पर बीजेपी समर्थन क्यों नहीं करती है? क्या ईडी और आईटी कोई फिक्स एजेंडा लेकर काम कर रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए दीपक जी, कोई भारतीय जनता पार्टी एजेंडा लेकर काम नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी पे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो निष्पक्ष जांच चाहती है। ईडी की कार्रवाई अगर हो रही है, अगर उसमें कुछ नहीं मिल रहा होता तो हम ये कह सकते थे कि एजेंसी दुर्भावना से काम कर रही है। आईएएस एटीएम उगल रहे, पैसे उगल रहे, कहीं न कहीं जेवर, सोना, चांदी बड़ी मात्रा में मिलता है, कोयले की दलाली के दस्तावेज मिलते हैं, बड़े पैमाने पे दस्तावेज ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों के पास है। और जिन के नाम उसमें आ रहे हैं, जिन के नाम बताए जा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। आम आदमी पे कार्रवाई कहाँ हो रही है? अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि गलत कार्रवाई हो रही तो कुछ नहीं मिलना चाहिए ना, कोई कार्रवाई में सपेट में नहीं आना चाहिए ना। कहीं न कहीं अगर पैसे मिल रहे हैं, सोना मिल रहा है, बड़े किलो में सोना मिल रहा है, कहीं 2 किलो, कहीं 4 किलो, तो बड़े पैमाने पे ये कार्रवाई सफल हो रही तो कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। घबराने की क्यों जरूरत है? अगर कोई व्यक्ति बेगुनाह है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं, चाहे ईडी आए, चाहे इनकम टैक्स आए या सीबीआई आए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो भ्रष्टाचार किए हैं, भ्रष्टाचार से पर्दा उठना चाहिए, भारत की जनता भी चाहती है। रहा सवाल नान घोटाले की बात, अभी अजय साहू जी कर रहे थे। नान घोटाले में तो आपने एसआईटी बना के रखी है साहब, 4 साल हो गए। आपने 6 एसआईटी डॉक्टर रमन सिंह जी के परिवार के खिलाफ बना के रखा। 4 साल में आपने एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, एक आरोप नहीं लगा पाए, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 18 साल 15 साल यहाँ पे रही। लेकिन कांग्रेस का सुंदरानी जी ये कहना है कि और भी तो कई ऐसे घोटाले हैं, और भी कई ऐसे मामले हुए हैं जिस पर ईडी को कार्रवाई करना चाहिए, आईटी को कार्रवाई करना चाहिए। इसका समर्थन बीजेपी क्यों नहीं करती है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ सुचिता की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ इनके पास कोई प्रमाण है तो देना चाहिए, इनको खुद दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। क्यों नहीं करते? ये जाए दस्तावेज लेके ईडी के पास, अगर इनके पास कोई तथ्य है तो। बिना तथ्यों के कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है क्या? ईडी और इनकम टैक्स की जांच को मैं नजदीक से जानता हूँ। वो 4-4, 5-5, 6-6 महीने एक की जांच करते हैं, उनके पीछे लगते हैं, उनकी सारी डिटेल जब तक नहीं आ जाती, कोई भी रेड खाली नहीं जा रहा है। अगर कोई रेड खाली जाए, बेगुनाह किसी को पकड़ा जाए तो निश्चित रूप से उसकी आवाज होनी चाहिए। लेकिन एक भी रेड कभी खाली हुआ है क्या? एक भी रेड विफल हुआ है क्या? क्योंकि विफल हो ही नहीं सकता। 3-4 महीने सर्च करने के बाद, जांच करने के बाद
बड़ी इंक्वायरी करने के बाद ही किसी के घर पे ईडी या इनकम टैक्स की रेड होती है। और रेड में अगर दस्तावेज मिलते हैं, रेड में अगर पैसे मिलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, तो कहीं कार्रवाई तो होगी ना। भ्रष्टाचार पे नकेल कसना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्य उद्देश्य है, ठीक। क्योंकि हम चाहते हैं पारदर्शिता बनी रहे। सरकार में जो लोग बैठे हैं, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। ये हाँ, हर आदमी चाहता है, आम आदमी चाहता है, आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी चाहती है। अगर गुनाह नहीं किया है तो डरने की बात क्या है? कोयले की दलाली में हाथ काले नहीं किए हैं तो फिर डर किस बात का? लेकिन 25-30 रुपया क्विंटल पे, टन पे दिया जाना कोयले का, ये तो सर्वविदित है। हर आदमी जानता है छत्तीसगढ़ का किस प्रकार से शराब के पैसे अन्य राज्यों में जा रहे हैं, अन्य राज्यों के चुनाव में जा रहे हैं। तो ये बात कोई छुपी थोड़ी है। हवाला हो रहे हैं, वो हवाला के दस्तावेज अगर सामने आ जाते हैं तो कार्रवाई तो होगी। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास सुंदरानी जी। राम अवतार जी, आप क्या कहेंगे बतौर विश्लेषक? जिस तरह से आपने हमारे दोनों मेहमानों को भी सुना और बीते दिनों इस मसले पर बयानबाजी भी हुई, मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी जाहिर की, ट्वीट भी किया था इस मसले पर। लगातार जो कार्रवाइयां हो रही है, कांग्रेस का कहना है कि टारगेटेड वे में कांग्रेस शासित राज्यों में एक तरह से केंद्रीय एजेंसियां जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। क्या आप मानकर चल रहे हैं ये जो स्थितियां हो रही है और जिस तरह से इस मसले पर बयानबाजी हो रही है? भ्रष्टाचार है, अगर सरकार में है या संगठनों में है या जिस स्तर पर है, उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। चाहे वो सरकार किसी की भी रहे हो, व्यक्ति कोई भी हो, संस्था कोई भी हो। जब तक भ्रष्टाचार एक बड़ा नासूर बनता जा रहा है हमारे देश के लिए, तो भ्रष्टाचार का विरोध जो है वो राजनीतिक तरीके से हो सकता है। भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी है। छत्तीसगढ़ के इस पैसे का अगर दुरुपयोग हो रहा है, आम जनता के टैक्स का अगर दुरुपयोग हो रहा है, कोई भी एजेंसियां भी कर रही है, तो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता जी। दूसरी बात यह है कि जांच एजेंसियां इतनी सारी, सरकार, केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां हैं, राज्य सरकार की जांच एजेंसियां हैं, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होते हैं सरकार के। वो इसीलिए होते हैं कि जांच हो भ्रष्टाचार के। भ्रष्टाचार के जांच के लिए इतने बड़े बड़े अधिकारी नियुक्त करते हैं, इतने साधन सुविधा देते हैं जी। तो उसको उन विभागों की जिम्मेदारी है कि वो भ्रष्टाचार का उजागर करें। अगर संगठित तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस दूसरी तरह बात, से जहाँ तक कांग्रेस भाजपा सवाल के उठा रही है, तिवारी जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ठीक है, हम जानते हैं केंद्रीय जो एजेंसियां होती है, सेंट्रल एजेंसी होती है, इस पर किसी का बस नहीं। सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसको किसी राजनीतिक दल से या किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब किसी राज्य की सरकार यह आरोप लगाए कि केंद्र के इशारे पर सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, आम जनता के बीच भी एक गलत छवि तो उसको लेकर डेवलप होती होगी, या एक भ्रम की स्थिति तो बनती होगी कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, जांच एजेंसियों पर जो आरोप है वो हर सरकार में विपक्षी पार्टियां लगाती हैं और हर सरकार पर ये आरोप लगते हैं कि जांच एजेंसियों पर, सरकारी एजेंसियों पर इस तरह के पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होते हैं, इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। तो ये जांच एजेंसियों की निष्पक्षता, उसकी सक्रियता, ये इस पर सवाल जो आज से खड़े नहीं हो रहे हैं जी। ये जब इंदिरा गांधी थी सत्ता में तब भी खड़ा हुए, आज भी खड़ा हो रहे हैं। अब ये जांच एजेंसियों का कर्तव्य है कि वो निष्पक्ष कार्यवाही करें। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्षता के साथ हो, वो राजनीतिक भेदभाव से दूर हो। ये मेरा भ्रष्टाचारी चलेगा, आपका भ्रष्टाचारी नहीं चलेगा। तो भ्रष्टाचार की परिभाषा को अगर राजनीतिक दलों के हिसाब से या उसके हिसाब से, नजरिए से देखते हुए अगर कार्रवाई करेंगे तो ऐसे में भ्रष्टाचार बढ़ने की अपेक्षा और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो ये भ्रष्टाचार के लिए अगर उनको जब तक जांच पड़ताल हो अच्छे से, दोषियों पर कार्रवाई हो, सजा हो, तब इसकी सार्थकता है। अन्यथा अगर हो हल्ले के लिए
या कुछ दिनों के लिए कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई पर सवाल उठते हैं जी। और जो लोग प्रमाण हैं, अगर कोई भी चीज़ों की कार्रवाई हो रही, इसके प्रमाण हैं, उसमें तथ्य है और ऐसी कार्रवाइयाँ जो है वो होती हैं, उसमें काफ़ी रिसर्च होने के बाद होता है, काफ़ी जानकारियाँ कागज एकत्रित करने के बाद होती है। उथली तौर पर अगर कार्रवाई की जा रही है किसी के कहने पर या कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी देखकर कार्रवाई हो रही है तो वो कार्रवाई लंबा नहीं चल पाता, बिल्कुल उसमें आरोपी को न्याय नहीं मिल पाता, वो आरोपी छूट जाता है। और अगर ठोस तथ्य के साथ, कागजों के साथ प्रमाण प्रस्तुत करते हुए अगर कार्रवाई की जाती है तो उस पर अंतिम समय तक उन कार्रवाइयों पे न्याय होता है, दोषियों को सजा होता है और समाज में अच्छा संदेश जाता है। तो समाज में उद्दंडता ना आए, एक अनुशासन रहे, संगठित अपराध की जो प्रक्रिया है वो कई तरीके से हो रहा है समाज में, तो वो प्रक्रिया को तोड़ने के लिए जांच एजेंसियां बनाई गई है। भारत के संविधान के गठन के बाद ही बनाई गई है, केंद्र में भी है, राज्यों में भी है। अब उसका उपयोग कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एक बहस का विषय हो सकता है। इस पर अलग अलग समीक्षाएं हो सकती है कि इस सरकार में कार्रवाई हो रही है या उस सरकार में नहीं होती थी कार्रवाई, इस राज्य में हो रही है या उस राज्य में नहीं हो रही है कार्रवाई। ये एक विचारणीय सवाल है कि इस पर कैसा नजरिया आपका है, कौन से नजरिए से देख रहे हैं आप, और कैसी कार्रवाइयां हो रही है, बिल्कुल, और ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल बनी रहती है। राजनीतिक दलों में ऐसे भय का वातावरण जो है वो समाज में ना रहे और एक भ्रष्टाचारी भी ना छूटे। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो एक उदारता के साथ समाज में कर रहे हैं, जो अनुशासन के साथ रह रहे हैं, जो भारतीय संविधान नियम कानून का पालन कर रहे हैं जी, वो बेचारे छले जा रहे हैं, उनके साथ वो कर रहे हैं, और दूसरे जो गलत तरीके से पैसा अर्जित कर रहे हैं उनको छूट मिली हुई है, ये भी गलत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरह से कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ में क्या ये कार्रवाइयां और बढ़ेंगी। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं सुंदरानी जी आपसे ये समझना चाहूँगा, रमन सिंह आज ये बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ में IT/ED की टीम आई नहीं है, स्थायी रूप से बैठ गई है। यानी वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी शायद आने वाले वक्त में कुछ और बड़ी कार्रवाइयां होंगी और कुछ और खुलासे होंगे। 1 साल बाद चुनाव भी होना है, तो ये रमन सिंह के इस बयान के हम क्या मायने निकालें? देखिए दीपक जी, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ईडी का यहाँ पे दफ्तर है, इनकम टैक्स का यहाँ पे दफ्तर है, और अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायतें होगी, किसी के खिलाफ तथ्यात्मक प्रमाण होंगे तो वो कार्रवाई से बच नहीं सकते। अगर किसी के खिलाफ प्रमाण नहीं है, किसी में काम में सच्चाई नहीं है, तो कार्रवाई होने के बाद भी वो कार्रवाई जीरो हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जो कार्रवाई हो रही है वो निरंतर जारी रहेगी। डॉक्टर रमन सिंह जी जो कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सतत प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। जब भी किसी कोई भ्रष्टाचार का मामला किसी के खिलाफ आता है तो उसमें तो एजेंसियां हाथ पे हाथ थोड़ी धरे बैठेगी, और निश्चित रूप से यहाँ दफ्तर है ईडी का, तो सतत ये कार्रवाई चलेगी। कोई सरकार में है इसलिए चलेगी ऐसा नहीं है। लगातार ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसते जा रहा है पूरे देश में, और जहां भी रेड हो रही, चाहे बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या अन्य प्रदेशों की बात करें, तो जहां पे रेड हो रही खाली रेड थोड़ी जा रही। अगर एक भी रेड खाली हो गई होती तो बड़ा हल्ला होता छत्तीसगढ़ में। अगर कहीं तथ्यात्मक सारी बातें मिली है, कोयले की दलाली के प्रमाण मिले हैं, तो कोयले की दलाली में जिसके हाथ काले होंगे उनकी गर्दन अछूती नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने सुंदरानी जी। मैं छोटी सी टिप्पणी इस पर अजय जी की भी लेना चाहूँगा। अजय जी, अभी तो फिलहाल देखकर यही लग रहा है कि केंद्रीय जो एजेंसियां हैं IT/ED, उनका एक गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़ में, और रमन सिंह ये कह रहे हैं कि वो टीम आई नहीं है, अब वो यहाँ बैठ गई है, यहाँ गढ़ बन गया है। आने वाले वक्त में शायद कुछ और कार्रवाइयाँ होंगी, कुछ ऐसा बड़ा तो खुलासा अभी हुआ नहीं है, लेकिन क्या आपकी पार्टी, आपकी सरकार इसके लिए तैयार है? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी तैयार है, सरकार तैयार है। मैं ये कहता हूं, डॉक्टर रमन सिंह जी ईडी के प्रवक्ता कब से बन गए हैं? श्रीचंद सुंदरानी जी ईडी के प्रवक्ता कब से बन गए हैं?
ईडी ने दीपक जी जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसमें कहां पर किसके पास से कितने पैसे निकले हैं, कौन बता रहा है? ये सारी चीजें जो फ्लोट होती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं ईडी और आईटी के विभाग के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। इनको इतनी जानकारी इनके पास कहां से आ जाती है, जो चीज अभी पब्लिक डोमेन में आई नहीं है। इससे पहले जब ईडी आई थी तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो बातें कही थी, 2 दिन बाद ईडी की प्रेस रिलीज में वो बात आती है। तो ये कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के संदेहों को जन्म देता है कि डॉक्टर रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी और ईडी के बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है। राजनीति इसीलिए हो रही है। रमन सिंह पहले बताते हैं कि ईडी की नोटशीट में क्या आने वाला है और ईडी जो है पीसी बाद में करती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। 5 उपचुनाव में लगातार मुंह खानी पड़ी है। तो उसके बाद से इनका जो मनोबल है वो लगातार नीचे जा रहा है। तो जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उन राज्यों पर इन्होंने ईडी को ले जाकर के स्थायी रूप से बिठा दिया है। उसको उसकी प्रामाणिकता जो है वो डॉक्टर रमन सिंह जी पीसी लेकर कर रहे हैं और धमकाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि ईडी यही रहेगी, आपको उसी तरह डराते रहेगी, आपको इसी तरह परेशान करती रहेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ईडी की जो कार्रवाई है वो सियासत से भरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भूपेश बघेल जी के नाम के सामने, भूपेश बघेल जी के कद के सामने कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं कर पा रही है, कोई चेहरा इनके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं। सुंदरानी जी क्या कहेंगे, क्योंकि एक मसला ये भी है कांग्रेस जो उठा रही है कि बीजेपी दूसरे मसलों को नहीं उठाती है, जैसे नान घोटाले की हम बात करें तो क्या आपकी पार्टी इस मामले की सच्चाई जानने के लिए, तहकीकात के लिए, नान घोटाले में आखिर हुआ क्या है, सच्चाई क्या है, सब प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, क्या पार्टी इसका समर्थन करेगी? देखिए दीपक जी, पिछले 4 साल पहले नान घोटाले को लेकर एसआईटी का गठन हुआ और भी कई सारे मुद्दों को लेकर एसआईटियों का गठन हुआ। 6 एसआईटी डॉक्टर रमन सिंह और उनके परिवार को परेशान करने के लिए बनाई गई। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? 4 साल में इनको जवाब देना होगा ना। ये नान घोटाला पिछले 7-8 साल से कह रहे हैं, जब भाजपा की सरकार की तब से बात कर रहे हैं। 36,000 करोड़ की बात करते हैं, जिसका 15 साल का बजट भी 36,000 करोड़ नहीं रहा होगा। तो उसमें 15 साल में 36,000 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया, जिसका बजट ही 36,000 करोड़ का नहीं रहा 15 साल का। तो 1 साल में कैसे 36,000 करोड़ का घोटाला हो गया, एक समय में कैसे 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ, इसका जवाब कांग्रेस का पास नहीं है। सिर्फ ये राजनीतिक आरोप लगाते हैं, राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, कहीं न कहीं भावनात्मक मुद्दा उठाकर जनता के बीच में संदेश देना चाहते हैं। चलिए फिलहाल अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या कोई ऐसा बड़ा खुलासा होता है। कार्रवाइयां तो लगातार जारी है, लेकिन इसी को लेकर सियासत हो रही है और यही हमने आज समझने की इस चर्चा में कोशिश की। आप तीनों मेहमानों का, पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। अजय जी, श्रीचंद सुंदरानी जी और राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हालांकि देखिए अन्य मसले भी हैं जिसको समय समय पर विपक्ष में बैठी बीजेपी उठाती है, लेकिन ईडी और आईटी की कार्रवाई जिस तरह से लगातार बढ़ी है और एक तरह से गढ़ बन गया है केंद्रीय एजेंसियों का, इस पर लगातार सियासत हो रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।